हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं वर्ल्ड मैप सीरीज़ के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। इसके पहले वाली वीडियो में हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो भी देश हैं यानी कि पॉलिटिकल जो भी ओवरव्यू है उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम देखेंगे जो भी इसमें फिजिकल जो भी प्राकृतिक जो आकृतियाँ हैं यानी कि पर्वत हैं, पठार हैं, जो मैदानी क्षेत्र हैं वो किस लिए महत्वपूर्ण है उनको हम देखेंगे इस पार्ट में। तो ये देखिए, ये है एंडीज़ पर्वत, ये श्रृंखला आप देख रहे हैं, ये एंडीज़ पर्वत की श्रृंखला है और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज़। देखिए ये है एंडीज़, ये वेनेजुएला से शुरू होती है और देखिए ये पूरा चिली के दक्षिण तक ये पर्वत श्रृंखला है। यहाँ संकरे रूप में हो जाती है, ये पतले रूप में यहाँ है और पूरा ये जो चिली देश है ये पूरा एंडीज़ पर्वत पर ही अवस्थित है। तो देखिए एंडीज़ की श्रृंखला यहाँ वेनेजुएला से शुरू होकर और चिली तक आती है। तो ये श्रृंखला वेनेजुएला से शुरू होकर यहाँ चिली तक ख़त्म होती है और देखिए चिली तक ये संकरी होती जाती है और ऊपर के भाग में ये बीच वाला भाग देखिए आप चौड़ा है और इसकी ज़्यादातर जो चौड़ाई है वो बोलीविया में पाई जाती है। ये है बोलीविया। ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये लाइनें, ये पॉलिटिकल लाइनें हैं यानी कि देशों की सीमाएँ हैं और बहुत अच्छा है कि इस मैप में ये सीमाएं भी मेंशन है ताकि हमें देखने में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडीज़ पर्वत का विस्तार किन किन देशों में है। तो देशों को गिनते हैं, काउंट करते हैं उसको। और सबसे पहले जो एंडीज़ का विस्तार है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं वेनेजुएला में इसके विस्तार को। तो ये है वेनेजुएला। तो पहला हम देखते हैं वेनेजुएला। तो पहला उत्तर से दक्षिण के क्रम में हम याद करेंगे कि किन किन देशों में इसका विस्तार है। तो देखिए पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में तो 13 देश हैं, लेकिन 13 देशों में इतनी लंबी श्रृंखला है फिर भी 13 देशों में इसका विस्तार नहीं है। तो पहला है वेनेजुएला, दूसरा है कोलंबिया, तीसरा है इक्वाडोर, चौथा है पेरू, पांचवा है बोलीविया और छठा है चिली और सातवां है अर्जेंटीना। तो पूरा देखें तो 7 देशों में ही इनका विस्तार है, क्योंकि देखिए ये प्रशांत महासागर के तट से लगा हुआ इनका विस्तार है। अगर ये विस्तार बीच से कहीं होता तो ब्राज़ील भी इसमें शामिल होता और भी देश। ये जो पराग्वे उरुग्वे है, इतनी लंबी श्रृंखला होने के बावजूद इसमें सिर्फ 7 देश के अंतर्गत ही ये आता है ये श्रृंखला। और देखिए विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है ये। और अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ये दूसरे नंबर पे आती है विश्व में, क्योंकि सबसे ऊंचा तो हिमालय पर्वत है जो एशिया में है। तो दूसरे नंबर की ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो ये दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला एंडीज। फिर देखिए तो सबसे ऊंची चोटी हम देखते हैं इसकी, जो ये एंडीज़ पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ जो अर्जेंटीना में स्थित है। तो देखिए ये है अर्जेंटीना और यहाँ है इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। ये है एकांकागुआ, जो ये है अर्जेंटीना और ये है चिली। इन दोनों के देखा जाए तो एक तरह से प्राकृतिक सीमा बना रही है ये एकांकागुआ चोटी। तो ये है एकांकागुआ और इसकी ऊंचाई देखिए 6959 मीटर। तो एकांकागुआ को हमने देखा जो एंडीज़ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज़ पर्वत की नहीं, पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो अर्जेंटीना में स्थित है और ये चिली है। चिली और अर्जेंटीना के सीमा से सटी हुई है, सीमा पर ही स्थित है। जो एंडीज़ पर्वत है ये कोलंबिया में 3 समानांतर श्रेणियों में विस्तृत है। देखते हैं इस श्रेणियों को। एक है पश्चिमी कार्डिलेरा, दूसरा है सेंट्रल कार्डिलेरा और तीसरा है कार्डिलेरा ओरिएंटल। तो इसे हम कहते हैं, ये पूर्वी कार्डिलेरा है तो इसे हम कहते हैं कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल और इसे कहते हैं कार्डिलेरा सेंट्रल और इसे हम कहते हैं जो पूरब की तरफ है इसे कहते हैं कार्डिलेरा ओरिएंटल और ये जो पश्चिम की तरह इसे ऑक्सीडेंटल कहते हैं और ये पूरब की तरह जो है इसे ओरिएंटल कहते हैं और जो बीच वाला है इसे सेंट्रल कहते हैं। तो देखिए ये जो 3 समानांतर श्रेणियाँ आप देख रहे हैं, इनका अगर ऊंचाई देखा जाए तो ये समुद्र तल से लगभग 3000 से 5000 मीटर के
3000 से 5000 मीटर के आसपास इनकी ऊंचाई है समुद्र तल से। और ये 3 समानांतर श्रेणियां हैं, इनको आप याद रखिएगा। और ये तीनों श्रेणियां जो है देखिए ये पूरी तरह से ये कोलंबिया में इनका विभाजन है 3 समानांतर श्रेणियों का। पहला जो सबसे पश्चिम में है कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, दूसरा जो केंद्र में है कार्डिलेरा सेंट्रल, और तीसरा जो पूरब में है इसे हम कहते हैं कार्डिलेरा ओरिएंटल। तो 3 समानांतर श्रेणियों को हमने देखा कोलंबिया में। उसके बाद एक चोटी को हमने देखा एकांकागुआ जो अर्जेंटीना में थी, और कुछ और इनके जो चोटियां हैं उन्हें भी हम देखते हैं। तो एंडीज पर्वत की जो सर्वाधिक चौड़ाई है वो बोलीविया में पाई जाती है। ये है बोलीविया। तो बोलीविया में जो एंडीज पर्वत की चौड़ाई है लगभग 640 किलोमीटर के आसपास है। और देखिए यहाँ पतली श्रृंखला है, और इधर दक्षिण में भी पतली श्रृंखला है, लेकिन बोलीविया के पास ये चौड़ी श्रृंखला है। तो ये जो चौड़ी श्रृंखला है इसकी पूरी चौड़ाई देखा जाए तो लगभग 640 किलोमीटर के आसपास है। और फिर हम देखते हैं एक चिम्बोराजो। तो इक्वाडोर में ये सबसे ऊंची चोटी जो है चिम्बोराजो, ये इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। इक्वाडोर में ये जो एंडीज पर्वत की ये सबसे ऊंची चोटी है चिम्बोराजो। फिर हम देखते हैं एक और चोटी ओजस डेल सलाडो। देखिए ये भी अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में हमने एक और देखा था एकांकागुआ, और फिर एकांकागुआ के बाद हम देख रहे हैं यहाँ ओजस डेल सलाडो को। यहाँ है ओजस डेल सलाडो। और देखिए ये विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये जो ओजस डेल सलाडो चोटी है ये विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत भी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में आप इसे याद रखिएगा, ओजस डेल सलाडो, जो विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, और वो अर्जेंटीना में स्थित है। और अर्जेंटीना में ही हमने एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को देखा है एकांकागुआ को। फिर हमने देखा है बोलीविया में एंडीज पर्वत का सबसे चौड़ा विस्तार यानी 640 मीटर के आसपास। फिर हम देखते हैं इक्वाडोर में इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी चिम्बोराजो। और देखिए एंडीज पर्वत के अलावा इसमें तो बहुत सारी चोटियां हैं, लेकिन इतनी चोटियों का पढ़ के हम लोगों को कुछ नहीं करना है। हमें बस वही पढ़ना है जो महत्वपूर्ण है, जो एक फैक्ट्स के रूप में है। जैसे इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी चिम्बोराजो है। फिर से एक ज्वालामुखी पर्वत हमने देखा अर्जेंटीना में, और पूरे एंडीज श्रृंखला की एक सबसे ऊंची चोटी को हमने देख लिया एकांकागुआ जो अर्जेंटीना में है। फिर इनका विस्तार हमने कोलंबिया में देख लिया जो 3 समानांतर श्रेणियों में इनका विस्तार है। फिर हमने देख लिया कि ये विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। अब देखिए अब कुछ इनके अलावा, इस श्रृंखला के अलावा कुछ हाईलैंड हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो उन हाईलैंड्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले है गुयाना उच्च भूमि। यहाँ देखिए ये है गुयाना उच्च भूमि। और सबसे पहले देखते हैं किन किन देशों में इनका विस्तार है। देखिए ये ब्राज़ील के उत्तरी क्षेत्र हैं, ये पूरा ब्राज़ील है। तो पूरे ब्राज़ील में तो नहीं, लेकिन ब्राज़ील का जो उत्तरी क्षेत्र है। और फिर ये देखिए ये है ये गुयाना है, और फिर सूरीनेम है, फ्रेंच गुयाना। तो लगभग ये वेनेजुएला है। तो वेनेजुएला से लेकर ये जो गुयाना है, फिर सूरीनेम है, फिर फ्रेंच गुयाना है, और फिर ये है ब्राज़ील का उत्तरी क्षेत्र। तो ये 5 देशों में विस्तृत है ये गुयाना उच्च भूमि। तो इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये 5 देशों में पूरा विस्तृत है सीमाओं पर। तो पहला हमने देखा ब्राज़ील। दूसरा हम देखेंगे ब्राज़ील के उत्तर में ये जो क्रम से देश हैं फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना और वेनेजुएला। बहुत ही आसान है याद रखना। पहले आप ब्राज़ील को याद रखिए और ब्राज़ील से उत्तर में जाइए, और जो 4 देश क्रम से हैं उनको आप याद कर लीजिए। तो ये 5 देशों में ये स्थित है गुयाना उच्च भूमि। और देखिए इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 5000 मीटर है। इसकी ऊंचाई है 5000 मीटर। और यहाँ इस गुयाना उच्च भूमि पर बहुत ही सघन वन पाए जाते हैं, वन आच्छादित हैं। और आप जानते भी हैं कि यहाँ इक्वाडोर से ये जो इक्वाडोर है यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु है, तो इसलिए यहाँ बहुत ही सघन वन पाए जाते हैं। तो ये सघन वनों से आच्छादित है गुयाना उच्च भूमि। और गुयाना उच्च भूमि में एक चोटी है, देखिए ये है गुयाना उच्च भूमि में ये जो चोटी है इसे पिकोड नेम्बलिना चोटी के नाम से जानते हैं।
और ये ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी है जो इस भूमि पर स्थित है, गुयाना उच्च भूमि पर। तो बात ब्राज़ील की हो रही है क्योंकि ये जो एंडीज पर्वत है इसका विस्तार ब्राज़ील में नहीं है। तो ब्राज़ील की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम कहते हैं पिको नेम्बलिना के नाम से जानते हैं वो गुयाना उच्च भूमि पर स्थित है। इसलिए इस चोटी को हम याद रखेंगे क्योंकि ब्राज़ील में एंडीज पर्वत का विस्तार नहीं है, इसलिए ब्राज़ील की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुयाना जो हाईलैंड है उस पर स्थित है। फिर देखते हैं ब्राज़ील उच्च भूमि। देखिए ये है ब्राज़ील उच्च भूमि और देखिए ये ब्राज़ील के तटीय भाग से प्रारंभ होकर पश्चिम भाग की ओर ये उच्च भूमि के रूप में विस्तृत है। ये है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स यानी कि ब्राज़ील की उच्च भूमि। और देखिए खनिज की दृष्टि से देखा जाए तो ये कोयला की खान है। यहाँ कोयला की खान इसलिए यहाँ कोयला ज़्यादा मात्रा में यहाँ से प्राप्त किया जाता है। और खेती देखा जाए तो कहवा की खेती यहाँ महत्वपूर्ण है और मवेशी चारागाह के लिए भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये ब्राज़ीलियन उच्च भूमि। और देखिए ब्राज़ील की उच्च भूमि में जो है कुड़धारी वनों से आच्छादित है, जबकि शुष्क क्षेत्र में सवाना घास के मैदान भी पाए जाते हैं, फैले हुए हैं यहाँ। और यहाँ कंपोज नाम के ये जो घास होते हैं इसे कंपोज कहते हैं हम, कंपोज घास के मैदान है यहाँ पे। तो हमने देखा ब्राज़ीलियन जो हाईलैंड है वो कोयला के खान के लिए, कहवा की खेती के लिए और मवेशी चारागाह के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और जो वन पाए जाते हैं यहाँ कोड़धारी प्रकार के वन पाए जाते हैं। और यहाँ के जो शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे हम कंपोज के नाम से जानते हैं। तो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि को हमने देख लिया। अब देखिए इसी भाग में हम पठारों को देखेंगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा पठार भी नहीं है कि उसको अलग वीडियो में कवर किया जाए। जब ज़्यादा पर्वत और पठार होते हैं तो अलग अलग वीडियो में उसे सेपरेट वीडियो के रूप में कवर किया जाता है क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो मुख्य रूप से अगर पर्वत देखा जाए तो एक एंडीज की श्रृंखला है और दो उच्च भूमि है, एक गुयाना और एक ब्राज़ीलियन हाईलैंड। तो तीनों को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे पठार को। तो देखिए ये है बोलीविया का पठार। सबसे पहले देखिए ये है बोलीविया का पठार। ये देखिए पूरा बोलीविया पठारी क्षेत्र ही है। तो ये देख रहे हैं आप बोलीविया, ये है बोलीविया का पठार। इसे अल्टीप्लेनो भी कहते हैं, बोलीविया के पठार को अल्टीप्लेनो भी कहते हैं। और जो ये बोलीविया में स्थित है एंडीज पर्वत, तो ये और यहाँ खनिज देखा जाए तो यहाँ टीन खनिज के रूप में है, यहाँ से टीन के भंडार पाए जाते हैं। तो टीन के भंडार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। और ये जो बोलीविया का पठार है ये देखिए ये पर्वतों के बीच है, यहाँ दो श्रृंखला है पर्वतों की एंडीज पर्वत में और इसके बीच ये पठार है, तो इसलिए ये अंतरा पर्वतीय पठार भी है। इसे अंतरा पर्वतीय पठार के उदाहरण के रूप में भी आप देख सकते हैं। और यहाँ जो खनिज है वो मुख्य रूप से टीन पाया जाता है, तो ये टीन खनिज भंडार के एक प्रमुख क्षेत्र भी है। और देखिए यहाँ है फिर माटो ग्रासो। देखिए ये ब्राज़ील में ये है माटो ग्रासो का पठार और ये ब्राज़ील की उच्च भूमि के रूप में भी अवस्थित है माटो ग्रासो। फिर हम देखेंगे ग्रान चाको। देखिए ये है ग्रान चाको। ये पराग्वे और अर्जेंटीना मुख्य रूप से दो देशों में स्थित है। ये है ग्रान चाको। तो देखिए मुख्य रूप से ये जो पराग्वे का पश्चिमी हिस्सा है तो ये है पश्चिम पराग्वे और ये अर्जेंटीना का जो उत्तरी हिस्सा है तो ये है उत्तरी अर्जेंटीना। तो पश्चिमी पराग्वे और उत्तरी अर्जेंटीना। और देखिए ये है दक्षिण पूर्वी बोलिविया, यानी कि बोलिविया ये देश है तो इसका ये दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है। तो मुख्य रूप से ये ग्रान चाको को आप तीन देशों में देखिए, ये है ग्रान चाको। तो पराग्वे का पश्चिमी हिस्सा, बोलिविया का उत्तरी पूर्वी हिस्सा और अर्जेंटीना का उत्तरी हिस्सा के रूप में ये विस्तृत है। और एक ये निम्न भूमि है, ये जो ग्रान चाको है एक ये निम्न भूमि है। और यहाँ जो वन पाए जाते हैं शीतोष्ण जलवायु के वन एवं घास पाए जाते हैं, क्योंकि देखिए ये है एंडीज पर्वत और ये पूरा वृष्टि छाया प्रदेश है एंडीज पर्वत का। तो यहाँ जो वन पाए जाते हैं शीतोष्ण जलवायु के वन एवं घास पाए जाते हैं। शुष्क झाड़ी वनस्पति मुख्यतः मवेशी पालन के लिए यहाँ बहुत ही उपयुक्त है। और ये जो ग्रान चाको है इसको स्थानीय भाषा में अगर कहें तो इसका अर्थ है अखेट की भूमि और इसे एक और नाम से जाना जाता है। पहला तो हमने ग्रान चाको देखा, दूसरा इसे स्थानीय भाषा में अखेट की भूमि कहते हैं
और तीसरा इसका अंग्रेजी नाम देखें तो द हंटिंग लैंड है, द हंटिंग लैंड। तो अंग्रेजी में देखें तो इसका नाम है द हंटिंग लैंड। और फिर ग्रांड चैको तो आपने देखा ही। और फिर स्थानीय भाषा में कहे तो इसका अर्थ होता है अखेट की भूमि। और देखिए इसके बाद हम देखेंगे अटाकामा मरुस्थल। प्रशांत महासागर के तट पर ये जो पेरू है, दक्षिणी पेरू, और ये पूरा चिली आप देख रहे हैं दक्षिण में, ये पूरा लंबी श्रृंखला के रूप में है। तो ये जो पेरू है उसका दक्षिणी भाग और ये जो चिली है इसका जो उत्तरी भाग है ये विस्तृत है। जो पेरू, दक्षिणी पेरू से चिली तक जो ये विस्तृत है ये क्षेत्र प्रशांत महासागर के किनारे, ये अटाकामा मरुस्थल है। और देखिए ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, पूरे विश्व की बात हो रही है। और यहाँ अनेक नमकीन झीलें भी पाई जाती है। तो यहाँ ये शुष्क क्षेत्र है इसलिए यहाँ जो भी झीलें हैं वो नमकीन है। और देखिए महत्वपूर्ण खनिज भी यहाँ से पाए जाते हैं, जैसे सोना है, नाइट्रेट है, तांबा है एवं सल्फर के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने देखा अटाकामा मरुस्थल को जो दक्षिणी पेरू और ये उत्तरी चिली के क्षेत्रों में है प्रशांत महासागर के किनारे। फिर हम देखते हैं पेंटागोनिया के पठार को। ये है पेंटागोनिया का पठार। देखिए ये अर्जेंटीना के दक्षिणी भाग में, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला की ये पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला बिल्कुल संकरे रूप में। तो देखिए ये पूरा एक वृष्टि छाया प्रदेश है। चूँकि यहाँ ऊंचे पर्वत हैं तो यहाँ इस क्षेत्र में ये इनके छाया से ढका होता है, इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो ये है पेंटागोनिया का पठार जो दक्षिणी अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना देश है तो दक्षिणी अर्जेंटीना में स्थित है और एक गिरिपादीय एवं वृष्टि छाया मरुस्थलीय क्षेत्र है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये भेड़ चारागाह के रूप में प्रसिद्ध है, ये पेंटागोनिया का पठार। और फिर देखिए ये है पंपास। पेंटागोनिया। एक हमने देखा था कंपोज। तो कंपोज हमने यहाँ देखा था जो ये ब्राज़ील वाला हिस्सा था और उरुग्वे का उत्तरी हिस्सा, ब्राज़ील का हिस्सा। कंपोज को हमने देखा था ब्राज़ील में, कंपोज घास का मैदान। एक यहाँ घास का मैदान हम देखेंगे, यहाँ ये जो अर्जेंटीना है उसके ये पूर्वी तट पर, और ये जो उरुग्वे है, उरुग्वे के दक्षिणी भाग में। तो उरुग्वे के दक्षिणी और अर्जेंटीना के ये पूर्वी जो तटीय भाग हैं, यहाँ हम देखेंगे एक घास का मैदान जिसे हम पंपास के घास के मैदान के नाम से जानते हैं। ये एक शीतोष्ण घास के मैदानी क्षेत्र है। देखिए विश्व का जो प्रमुख कृषि क्षेत्र है, तो देखिए यहाँ पूरे विश्व की बात हो रही है। तो विश्व का ये प्रमुख कृषि क्षेत्र है जो अनाजों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ अनाज बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है अनाजों का, और एक सूअर के मांस के लिए भी ये बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो हमने दो रूपों में इन्हें देखा, दो चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है ये, पहला अनाज और दूसरा सूअर का मांस। और देखिए विश्व की बात हो रही है, इसे एकदम फैक्ट्स के रूप में याद रखिएगा कि विश्व का ये प्रमुख कृषि क्षेत्र है जो अनाजों के लिए प्रसिद्ध है, अनाजों के उत्पादन के लिए, और एक पशु से भी संबंधित है, सूअर के मांस के लिए। और देखिए यहाँ जो घास है उसमें घास है अल्फा जिसका नाम है अल्फा। और एक ये जो घास है ये पोषण युक्त घास है जो यहाँ अल्फा घास पाया जाता है, और जिसका उपयोग एक वाणिज्यिक चारागाह के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पंपास जो घास के मैदान है उसमें घास आप याद रखिएगा अल्फा, जिसका वाणिज्यिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण, है क्योंकि ये एक वाणिज्यिक चारागाह के रूप में ये विकसित है। तो इसमें जितने भी पर्वत पठार हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में उसको तो हमने देख लिया। अब इसी वीडियो में हम देख रहे हैं इनके नदियों को।
तो देखिए ये है अमेजन बेसिन, अमेजन नदी घाटी, आपने सुना होगा। तो ये जो अमेजन नदी है और ये अमेजन नदी का मुहाना है, ये अमेजन नदी है, ये एंडीज पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। देखिए ये नदी किन देशों से होकर जा रही है। पेरू, ये है पेरू और ये है ब्राज़ील। तो पेरू मात्र 2 देशों से होकर जा रही है। पेरू ब्राज़ील से होते हुए ये अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है और ये निकलती है एंडीज पर्वत से, और जिसकी लंबाई 6500 किलोमीटर है और ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और जल क्षमता के हिसाब से देखा जाए, यानी कि ये पूरा इसका बेसिन क्षेत्र देखा जाए, तो विश्व में सबसे बड़ी नदी है। तो देखिए 2 फैक्ट्स आप यहाँ याद रखिएगा। अगर लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 6500 किलोमीटर, तो इस हिसाब से ये विश्व की दूसरी लंबी नदी है। लेकिन अगर जल अधिग्रहण क्षेत्र की बात की जाए तो बहुत जल को लिए हुए इसका बेसिन क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, इसलिए ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और देखिए अमेजन की एक सहायक नदी है जिसे मैडीरा के नाम से जानते हैं। ये अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए ये है मैडीरा, ये अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और अमेजन नदी का जो बेसिन है ये विश्वत रेखीय वनों के लिए प्रसिद्ध है। ये पूरा विश्वत रेखीय वनों से आच्छादित है, जिसका स्थानीय नाम है सेलवास। इसे सेलवास के नाम से जानते हैं। तो अमेजन बेसिन के पास जो वन से आच्छादित है, विश्वत रेखीय वन से, उसे हम सेलवास के नाम से जानते हैं। और इसी नदी बेसिन में जो सर्वप्रथम रबर का उत्पादन हुआ था, यानी कि आप कहिए कि रबर की जो खोज हुई थी वो इसी अमेजन नदी के बेसिन में हुई थी। तो एक हमने देखा पहला अमेजन नदी बेसिन को, और देखिए एक हम देखेंगे ओरिनोको नदी घाटी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। देखिए ये है ओरिनोको नदी घाटी। और देखिए ये गुयाना उच्च भूमि से निकलती है। ये है गुयाना हाईलैंड, तो यहीं से ये निकलती है। अमेजन नदी को हमने देखा था वो एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकल रही थी, और देखिए ये है ओरिनोको नदी और ये निकल रही है गुयाना उच्च भूमि से, यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है। और देखिए ये अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बना रही है, और जहाँ ये अपना मुहाना बनाती है वहाँ बहुत बड़े आकार के डेल्टा का निर्माण करती है। और ये जो नदी बेसिन है, ये ओरिनोको जो नदी बेसिन है, तो हमने देखा था अमेजन नदी बेसिन को वो विश्वत रेखीय वनों से आच्छादित थी। लेकिन ये जो नदी बेसिन है ये सवाना वनस्पति के लिए जाना जाता है। तो इस बेसिन में सवाना वनस्पतियों की मात्रा ज़्यादा है, जिसे लानोस के नाम से सवाना वनस्पति को हम लानोस के नाम से भी जानते हैं। और देखिए विश्व की सबसे ऊंची जो एंजिल जलप्रपात का नाम आपने सुना होगा, इसकी सहायक नदी जो है करोनी, उसी पे अवस्थित है विश्व की सबसे ऊंची एंजिल जलप्रपात। तो देखिए ये है करोनी, ओरिनोको की ये सहायक नदी है करोनी। यहीं पे है एंजिल जलप्रपात, जो विश्व की सबसे ऊंची एंजिल
ऊंची जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। तो इसे याद रखिएगा आप, एंजिल जलप्रपात को। ये विश्व की सबसे ऊंची एंजिल जलप्रपात है। और ये करोनी नदी, जो ओरिनोको की सहायक नदी है, करोनी नदी, उसी पर ये जलप्रपात अवस्थित है। तो अमेजन नदी घाटी और ओरिनोको नदी घाटी को हमने देख लिया। अब देखिए एक नदी देखते हैं हम, मैग्डेलेना। ये मैग्डेलेना नदी जो है ये एंडीज पर्वत से निकलती है। के हा जल्दी बंद करो ताबीन। कोलंबिया देश के नगर तो एक नदी हम देखेंगे ये कोलंबिया देश में, जो ये भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदी है। कोलंबिया देश से होकर निकलती है और ये भी एंडीज माउंटेन से ही होकर निकलती है। और देखिए ये एक भ्रंश घाटी में बहती है। इसे आप अंतरा पर्वतीय नदी का भी उदाहरण देख सकते हैं। ये जो समानांतर जो श्रेणियाँ फैली हुई हैं एंडीज पर्वत की, यानी कि कार्डिलेरा ओरिएंटल और ये जो कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल है, ये कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल और कार्डिलेरा ओरिएंटल जो ये श्रेणियाँ फैली हुई हैं, इनके बीच बहती है ये नदी मैग्डेलेना। और ये कैरेबियन सागर में अपना जल गिराती है। तो ये एक अंतरा पर्वतीय नदी है, यानी कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और इसका जो यहाँ कैरेबियन सागर में अपना जल गिराती है और यहाँ तटीय जो इसका यहाँ जो स्थान है मैग्डेलेना नदी का, जो ये मुहाना है, यहाँ ये तेल भंडार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे यहाँ आप याद रखिएगा, तेल भंडार के लिए भी मैग्डेलेना नदी जानी जाती है, जो कैरेबियन सागर के तट पर है। और फिर एक नदी हम देखेंगे, पराना नदी। तो देखिए ब्राज़ील में ये नदी है पराना नदी। और ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड जो है, ये ब्राज़ील की हाईलैंड से, यानी कि ब्राज़ीलियन हाईलैंड से ये नदी निकलती है। और जो इसका मुहाना है वो है रियो डी ला प्लाटा। देखिए ये है रियो डी ला प्लाटा। देखिए ये नदी, ये ब्राज़ीलियन, ये एक नदी को हम देखेंगे जिसका नाम है पराना नदी। ये ब्राज़ीलिया हाईलैंड से, यानी कि ब्राज़ीलिया की उच्च भूमि से निकलकर, और ये जो रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी है, यहाँ अपना मुहाना बनाती है, यानी कि अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड से ये नदी निकल रही है जिसका नाम है पराना नदी, और ये अटलांटिक महासागर में अपना जल गिरा रही है। ये रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी है, जो इसी के जल से भरा हुआ है। और देखिए ये जो नदी है ये ब्राज़ील और यहाँ है पराग्वे, इसकी प्राकृतिक सीमा का निर्माण भी कर रही है ये नदी। तो अभी तक हमने मात्र यही एक नदी को देखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, जो दो देशों के प्राकृतिक सीमा का निर्माण कर रही है। ये है ब्राज़ील और ये है पराग्वे। और ये देखिए अर्जेंटीना में प्रवेश कर रही है। अर्जेंटीना होकर ये अर्जेंटीना के पास एक खाड़ी है तटीय भाग में, ये है रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी, इसमें अपना जल गिरा रही है। और विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात इगुआओ, जिसका नाम है इगुआओ जलप्रपात। तो आयतन के हिसाब से देखिए, जो एंजिल जलप्रपात हमने देखा था इसी वीडियो में, तो वो ऊंचे के हिसाब से हमने देखा था, क्योंकि वो सबसे
ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन हम आयतन के हिसाब से देख रहे हैं, यानी कि बड़ा जलप्रपात, तो उसका नाम है इगुआओ। और इसी नदी पर ये स्थित है जिसका नाम है इगुआओ जलप्रपात, और वो आयतन के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो इसी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हमने 2 जलप्रपात देखा। एक हमने देखा सबसे ऊंचा जलप्रपात, वो भी विश्व का सबसे ऊंचा, और एक हमने देखा पराना नदी पर विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी कि इगुआओ जलप्रपात। और देखिए यहाँ एक बांध भी निर्मित है इगुआओ नदी पर। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध माना जाता है, जिसका नाम है इत्यापू। तो एक बांध भी है पराना नदी पर जिसका नाम है इत्यापू बांध। और देखिए ये है ला प्लाटा, उरुग्वे और अर्जेंटीना के मध्य। ये 30 किलोमीटर लंबी एक ज्वारनदमुख है, एस्चुअरी जिसे आप कहते हैं। तो एक एस्चुअरी है जो 30 किलोमीटर है, और ये देखिए ये है उरुग्वे और ये अर्जेंटीना के मध्य है 30 किलोमीटर। और एक और नदी है इसकी सहायक नदी, उरुग्वे नदी। तो ये उरुग्वे नदी और पराना नदी संयुक्त रूप से ये ला प्लाटा में यानी कि रियो डी ला प्लाटा में की खाड़ी में अपना जल गिरा रही हैं संयुक्त रूप से। तो हमने देखा पर्वत, पठार और नदियों को। अब हम देख लेते हैं जो 4-5 झीलें हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उनको भी हम इसी वीडियो में देख ही लेते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहला झील हम देखते हैं वेनेजुएला में। देखिए ये है लेक माराकराइबो, ये है माराकैबो झील, जिसका क्षेत्रफल हम देखें तो ये 12,950 वर्ग किलोमीटर है। ये है लेक माराकराइबो वेनेजुएला देश में। और देखिए ये प्रमुख तेल उत्पादक के लिए जाना जाता है ये क्षेत्र, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है। तो पहला फैक्ट कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है, और दूसरा कि ये तेल उत्पादक के लिए जाना जाता है। फिर हम देखते हैं लेक टिटिकाका, ये बोलीविया, देखिए बोलीविया में है लेक टिटिकाका, ये है बोलीविया। और देखिए यहाँ है बोलीविया और ये पेरू की सीमा पर ये है लेक टिटिकाका। तो ये बोलीविया और पेरू के मध्य है, आधा बोलीविया में और आधा पेरू देश में स्थित है ये। और ये विश्व का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है। तो अभी तक अपने नौकागम्य झील के लिए किसी झील को नहीं पढ़ा होगा तो आप याद रखिए इसके बारे में। पहला कि ये पेरू और बोलीविया दोनों की सीमा पर स्थित है, और दूसरा कि विश्व का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील है। तो 2 हमने देख लिया। तीसरा हम देखते हैं पोपो झील। ये देखिए ये बोलीविया और एंडीज पर्वत के मध्य है, ये बोलीविया है और एंडीज पर्वत के मध्य देखिए यहाँ है पोपो झील। तो बिल्कुल एंडीज पर्वत के मध्य में ये झील अवस्थित है। और देखिए ये अंतरा पर्वतीय पठार पर अवस्थित झील है। एक पठार हमने देखा था यहाँ बोलीविया का पठार, जो अंतरा पर्वतीय पठार है, 2 चोटियों के बीच अवस्थित है। जो 2 श्रेणियाँ हैं यहाँ बोलीविया देश में, जो एंडीज पर्वत की 2 श्रेणियाँ है उसके बीच एक पठार अवस्थित है, बोलीविया का पठार, अंतरा पर्वतीय पठार। उसी पठार पर ये झील अवस्थित है, पोपो झील। तो तीसरा हमने देखा पोपो झील। उत्तर में सबसे पहले वेनेजुएला में हमने देखा एक माराकैबो झील, दूसरा हमने देखा लेक टिटिकाका, तीसरा हमने देखा पोपो झील, और चौथा हम देखेंगे गलपागोस। तो 3 झीलों को हमने देखा इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और इसके साथ ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये वीडियो। तो इस वीडियो में हमने देखा पर्वत, पठार, नदियाँ और जो भी झीलें थीं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, उनको हमने देख लिया इस वीडियो में। तो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो भी देशों के जो शहर हैं, बड़े शहर हैं और जो उद्योगों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन कुछ शहरों को देखेंगे हम। और इसके साथ ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये मैप जो है वो इसके बाद वाले उस वीडियो के साथ समाप्त भी हो जाएगा। उसके बाद हम कवर करेंगे ऑस्ट्रेलिया को। धन्यवाद।